नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल NCERT शॉर्ट्स में। अभी हम लोग स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम चौथा चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि मुगल सल्तनत कैसे अपनी पतन की ओर बढ़ा और कैसे छोटे छोटे जो राज्य थे उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया उनके डिक्लाइनेशन के बाद। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, किस तरह राज्यों का उदय हुआ, सामाजिक आर्थिक दशाएं बदली और सांस्कृतिक परिदृश्य क्या रहा, ये सब अभी हम जानेंगे इस डिस्कशन के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल शब्दों में जो नोट्स बनाए थे उसको मैंने यहाँ पे लिखा है और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक, टॉपिक है पहला कि जब छोटे छोटे राज्य बनने लगे तो क्या हुआ। ठीक, यहाँ पे कुछ सवाल पूछे हैं, फिर उसके जवाब भी दिए हैं। ठीक है, तो मुगल बादशाह धीरे धीरे कमजोर होते गए। उनके गवर्नर जो थे वो अपनी चलाने लगे, अपने क्षेत्र में अपनी चलाने लगे। जैसे कि वो नए राजा बने, जैसे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम। मराठा सरदार भी अपनी चलाने लगे, सिख अपने। ये 5 प्रोमिनेंट जो है राज्य ऐसे थे जिन्होंने अच्छा खासा अपना चलाया, अपना एक साम्राज्य बनाने की कोशिश की। ठीक है, सिख मिसले भी उसमें शामिल है। राजा रणजीत सिंह के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, ये जो नए राजा थे उनका मुगल बादशाह से कैसा नाता था, ये सवाल है। ठीक है, इसका जवाब है कि नाम के लिए तो मानते थे, ठीक, कि ऊपर तो मुगल बादशाह हैं ही, लेकिन अपनी चलाते थे। नाम के लिए मानते थे कि ठीक है मुगल बादशाह हैं, उनको मान रहे हैं कि वो शासक हैं, लेकिन चला अपनी रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको मानने से ही इनकार कर दिया था। ठीक, मराठा और सिखों के जो बड़े लीडर थे वो भी मुगल बादशाह को सबसे बड़ा ही मानते थे, भले ही उनसे लड़ते थे। ठीक है, हर राजा ने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी फौज को, सरकारी कामकाज को बदला। ठीक है, अपनी फौज को भी बदल लिया और जितने भी सरकारी कामकाज होते थे मुगल सल्तनत के अंडर उसको भी बदल दिया, लेकिन ज्यादातर मुगलों का तरीका ही उन्होंने अपनाया। उस टाइम जो छोटे छोटे राज्य चल रहे थे वो कैसे काम करते थे, ये सवाल है। जो बड़े जमींदार थे, व्यापारी थे, या फिर इलाके के रईस लोग थे, मुखिया थे गांव के, उनकी मदद से ही ये राज्य चल रहे थे। छोटे छोटे जो राज्य थे, व्यापारियों का क्या रोल था, तो ये नए राजाओं को पैसा कौड़ी देते थे। ठीक है, यानी आर्थिक सहायता देते थे। जमींदार और मुखिया क्या करते थे, जब ऊपर कोई राजा नहीं रहा, ठीक है, अब जब कोई ऊपर कोई राजा उनके नहीं रहा तो वो अपने इलाके में लोगों की देखभाल करते थे, मतलब वहां राजा की तरह बिहेव करते थे। बेसिकली पुलिस का भी काम वही करते थे। ठीक है, जो राजा अपने अपने इलाके में राज कर रहे थे वो इन सब लोगों यानी जमींदार, व्यापारी वगैरह का ध्यान रखते थे ताकि उनकी हुकूमत चलती रहे। ठीक, उनको सहायता करते थे, उनको संरक्षण देते थे ताकि उनका भी उनसे लाभ होता रहे और उनकी हुकूमत इस क्षेत्र में चलती रहे। हाँ, कुछ राजा अलग भी थे, जैसे कि मैसूर के टीपू सुल्तान। मुखियाओं को उन्होंने ज्यादा नहीं माना, अपने अंडर नहीं रखा, वो बीच में किसी को नहीं रखे, डायरेक्ट जो है जनता से उनका कांटेक्ट होता था। ठीक है, यानी उनका जो प्रशासन चलता था वो किसी की सहायता से नहीं चल रहा था, वो खुद ही चला रहे थे। ठीक, अब इन छोटे राजाओं की कमजोरी क्या थी और राज्यों की कमजोरी क्या थी, ये लोग अपना सरकारी कामकाज और फौज को अच्छे से नहीं बना पाए। बेसिकली इन्होंने जो भी अपनाया, ठीक है, पश्चिमी जो डेवलपमेंट हुए थे उसको अपना लिया, फिर भी अच्छे से नहीं उसको डेवलप कर पाए थे। ठीक है, आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, इनका काम था। जैसे कभी निजाम जो है मैसूर से लड़ रहे हैं, निजाम मराठा मिलके मैसूर से लड़ रहे हैं, अंग्रेज उस बात का फायदा उठा रहे हैं, इस तरह की चीजें उस समय हो रही थी। तो राज्य राज्य आपस में लड़ रहे थे। कोई भी जो है, कोई भी ऐसा बड़ा राजा नहीं बन पाया जो सबको कंट्रोल करे जैसे मुगल सल्तनत था। ठीक, आखिर में छोटे छोटे राजा इतने ताकतवर थे कि मुगल सल्तनत को हिला दे, लेकिन किसी में इतना दम नहीं था कि पूरी इंडिया पे वो अपना राज्य जमा ले। यहाँ तक कि मराठा साम्राज्य बड़ा हुआ लेकिन पूरी इंडिया पे वो अपना राज्य नहीं जमा पाए। ठीक है, उससे पहले पानीपत का युद्ध हो गया। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कि लोगों का कैसा हाल था, यानी लोगों की स्थिति कैसी थी उस समय 18वीं सदी के अंदर। तो 18वीं सदी का जो इंडिया था, अक्सर लोग कहते हैं कि वो बहुत ही बुरा टाइम था। यानी मुगल सल्तनत से लेके जब डिक्लाइनेशन उनका होता है 1707 के बाद, और अंग्रेज जब आते हैं 1857, जो
प्लासी का युद्ध जीतते हैं, उसके बाद जो बीच का 100-150 साल का जो पीरियड है उसको लोग कहते हैं कि ये डार्क एज था, ठीक है, ये अंधेरा युग था। लेकिन अगर पूरी दुनिया को देखें तो उस टाइम भी इंडिया इतना गरीब नहीं था, ठीक है, जितना बाद में गरीब हो गया, और यूरोप और अमेरिका इतने अमीर नहीं थे जितने वो बाद में हो गए, ठीक। मुगल सल्तनत कमजोर जरूर हो गई थी लेकिन खत्म नहीं हुई थी, अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सिमट के वो दिल्ली तक पहुंच गए थे, दिल्ली के आसपास के इलाकों में उनका अभी भी राज्य था, ठीक। ऐसा नहीं था कि बस मुगल ही गिर रहे थे, बल्कि नए नए राजा भी बन रहे थे और अंग्रेज भी अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे, ठीक है। मुगलों से जो नए राजा बने, जो अंग्रेज आए, उन्होंने कई पुरानी चीज़ें अपनाई। मुगलों का ही जो व्यवस्था था प्रशासन का, उसको उन्होंने अपना लिया, ठीक है, कई चीज़ें। लेकिन इन तीनों की हुकूमत में बहुत फ़र्क था जो चौंकाने वाला था। कई जगह तो जो नए राज्य थे वो टिक गए, जैसे मराठा, जो मुगलों के गिरने के बाद बहुत ताकतवर बने थे। बदकिस्मती ये थी कि इनका सामना हो जाता है पानीपत के युद्ध में अफगानों से, अहमद शाह अब्दाली से, और फिर उसके बाद तो डिक्लाइनेशन होने लगता है मराठा साम्राज्य का। अंग्रेजों के सामने ये भी टिक नहीं पाए क्योंकि आपसी इतना मतभेद हो चुका था। पांच जो है जगह बट चुके थे, ठीक, जैसे होलकर, सिंधिया, ये सब जो है, मतलब राजनीति जो है बहुत चरम पे पहुंच गई थी, षड्यंत्र बहुत चरम पे पहुंच गया था। बाद में पेशवा जो है वो अंग्रेजों की एक नीति को अपना लेते हैं और फिर आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर तो जो है नैया डूब ही जाती है, जो भी बची खुची रहती है कि अब मराठा साम्राज्य उठेगा, लेकिन नहीं उठ पाता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। खैर, आपस में इनके दुश्मनी थी और फूट भी था। सच तो यह है कि 18वीं शताब्दी में इंडिया ने ज़्यादा तरक्की नहीं की, लगान बहुत बढ़ गया था। इन राज्यों में लगान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सरकारी अफसर लोगों को परेशान करते थे, ठीक है। इन राज्यों में जो अफसर थे, मतलब राज्य के, वो लोगों को बहुत परेशान करते थे, ठीक। लगान बहुत ज़्यादा वसूलते थे। अमीर लोग बहुत लालची थे। जमींदार अपनी मनमानी से वसूली करते थे, टैक्स कर, एक तो लगान दे ही रहे हैं, उसके अलावा जो टैक्स वो अलग से वसूलते थे किसानों से। हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, जिसमें आम जनता जो है वो बहुत परेशान हो चुकी थी। किसान गरीब ही रहे, उनका कोई विकास हुआ ही नहीं इस दौरान, और वो बस पेट भरने लायक ही कमा पाते थे, उगा पाते थे अनाज। वही जो अमीर लोग थे वो इतने ताकतवर लोग थे और वो खूब मजे कर रहे थे भाई। उनका क्या था कि वो लूट रहे थे, एक तरह से आम जनता को खसोट रहे थे, तो उनके मजे थे, ठीक। और उनको शासक वर्ग भी कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो उनका हित की रक्षा कर रहे थे उस समय। चलिए आगे देखते हैं कैसे होती थी कमाई धमाई, अर्निंग का क्या सोर्स था 18वीं शताब्दी के अंदर आम लोगों का, ठीक है। 18वीं शताब्दी के पहले हिस्से में इंडिया, मतलब पहला हिस्सा जो 1707 के बाद का हम देख रहे हैं, ठीक है, जब उत्तराधिकारी आते हैं औरंगजेब के, उस समय का, ठीक, 1700 से लेकर 1750, जो मेन यूनिट थे वो गांव था। मेन यूनिट गांव था, गांव के ही ऊपर, यानी वहाँ कृषि अच्छी होती थी, कृषि पे ही लोग जो है डिपेंड करते थे। तो अर्थव्यवस्था का जो सबसे मजबूत जो पहलू था वो कृषि ही था, यूनिट जो था वो गांव था, ठीक है। गांव अपने आप में सब कुछ थे, वह अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर लिया करते थे, ठीक है, खुद ही अनाज उगाते थे और अपना पेट भरते थे। गांव का राजा से बस इतना ही नाता था कि जब लगान देना पड़ता था तो वो राजा को लगान देते थे। जब राजा और उनका खानदान बदल जाता था तो गांव भी वैसे ही रहते थे। यूरोप के लोगों को देखकर बड़ा अजीब लगता था कि इंडिया के गांव बदलते ही नहीं हैं। ये जो गांव की हालत थी वो तरक्की के लिए भी ठीक नहीं थी, क्योंकि कुछ नया हो ही नहीं रहा था उस समय। इंडिया में हाथ से बनी चीज़ों का बहुत अच्छा काम चल रहा था, ठीक है, जब तक कि इंग्लैंड में आधुनिकीकरण नहीं हुआ और जब तक कि वहाँ से मशीन से बनी हुई चीज़ें नहीं आई थी इंडिया में। तो हाथ से जो बनता था तो बड़े अच्छे कारीगर थे हमारे इंडिया के अंदर, तो बहुत काम चल रहा था। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड भी थी, जैसे मलमल का कुर्ता और मलमल की चादर, ये सब बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो ढाका, अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम का कपड़ा जो है उसमें फेमस था, हाथ से बने हुए इस पर कारीगरी होती थी। मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर और गुजरात से रेशम जो है बहुत फेमस था। कश्मीर, लाहौर और आगरा के बढ़िया शॉल जो है मिलते थे। कश्मीर और कहाँ से, लाहौर और आगरा में बढ़िया शॉल मिलते थे और कालीन भी मिलते थे। सोने चांदी के गहने भी बहुत फेमस थे यहाँ के, जो कि पूरी दुनिया में, मतलब
बाहर भी, इंडिया से बाहर भी और इंडिया में भी बिकते था, ठीक है। और धातु के हथियार भी जो है बिकते थे। इसका बिजनेस दोनों जगह चलता था, बाहर इंडिया से और इंडिया के अंदर भी। बड़े पैमाने पर पूरे देश में और बाहर व्यापार होता था, जिससे व्यापारी और पैसे वाले लोग मिलकर काम करते थे। बैंकों का भी विकास इसी समय हुआ, ठीक है। उत्तर में जगत सेठ, नगर सेठ, ये लोग बड़े बैंकर थे उत्तर भारत के अंदर, और दक्षिण भारत के अंदर चेट्टी, ये भी बड़े बड़े बैंकर हुआ करते थे दक्षिण भारत के अंदर। हुंडी वगैरह का भी खूब इस्तेमाल हो रहा था, जिससे व्यापार जो है वो तेजी से बढ़ रहा था। 17वीं और 18वीं सदी में इंडिया की अर्थव्यवस्था में जो ये सब हो रहा था, उससे लग रहा था कि ये यूरोप की तरह अब तरक्की करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। क्योंकि ड्रेन थ्योरी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। क्योंकि जब हम गुलाम हो गए तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ का जो रिसोर्स था उसको भेजना स्टार्ट कर दिया कच्चे माल के रूप में, कहाँ, इंग्लैंड। और फिर वहाँ से माल बन के आता था मशीन से, ठीक, और फिर हम ही को उसका खपत भी कराया जाता था, ठीक। तो इसलिए हमारी स्थिति जो है वो डमाडोल होती गई। चलिए अगला टॉपिक है पढ़ाई लिखाई का क्या हाल था। तो बेसिकली शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, तो पढ़ाई लिखाई का क्या तरीका था कि वो पुराना ही तरीका अभी तक फॉलो हो रहा था, वही गुरुकुल वगैरह चल रहे थे। प्राथमिक शिक्षा जो है वो बड़े आसानी से दी जाती थी, लेकिन उच्च शिक्षा देने में अभी भी हम असमर्थ थे। हुआ ये कि जो पश्चिमी चीज़ें जो डेवलप हो रही थी, पश्चिम में जो डेवलप हो रहा था, खासकर साइंस और टेक्नोलॉजी, वो हमारे तक पहुंचा ही नहीं। अभी हम क्या ज़्यादा पढ़ रहे थे, हम साहित्य, कानून, धर्म, तर्क और फिलॉसफी ही पढ़ते थे। प्राइमरी स्कूल तो हमारे यहाँ बहुत होते थे, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुत कम थे। जो नवाब राजा, बड़े बड़े जमींदार थे, वो बड़े बड़े पढ़ाई के संस्थानों को सपोर्ट किया करते थे, तो अपने लिए क्या करते थे, ठीक है, आम जनता के लिए नहीं। हिंदुओं में जो ऊंची पढ़ाई होती थी वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा में होती थी। खासकर जो ब्राह्मण लोग थे वो संस्कृत में ऊंची पढ़ाई किया करते थे। आम जनता वहां तक पहुंच अपनी बना नहीं पाती थी, क्योंकि संस्कृत सबको आती नहीं थी, आम जनता की भाषा नहीं ही थी। जबकि फारसी जो है वो सरकारी भाषा हुआ करती थी उस समय, जिसको हिंदू और मुसलमान दोनों पढ़ते थे। मजे की बात यह है कि 18वीं सदी में जितने लोग पढ़े लिखे थे, बाद में जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो उस समय नहीं थे उतने पढ़े हुए लोग हमारे देश के अंदर। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1813 में लिखा था कि आमतौर पर इंडियन पढ़ने लिखने और गणित में यूरोप के किसी भी आदमी से कहीं ज़्यादा होशियार है, ठीक। हाँ, जो बड़े घर की औरतें थीं उनको छोड़कर बाकी औरतों को पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है। बड़े घर की औरतों के लिए पढ़ाई की चीज़ें थी, व्यवस्था थी, ठीक है, क्योंकि वो अमीर थी तो बड़े संस्था में जा सकती थी, ठीक। लेकिन जो नीचे मतलब गरीब घर की औरतें थी उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। तो चलिए औरतों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह की स्त्री की उस समय जो है स्थिति थी इंडिया के अंदर। तो औरतों की कैसी जिंदगी थी। औरतों को घर और समाज में इज्जत तो मिलती थी, लेकिन मर्दों के बराबर नहीं माना जाता था। इंडिया में ज़्यादातर परिवार जो है वो मर्दों से ही चलती थी, केरल के कुछ जगहों को अगर हम लोग छोड़ दें तो। और औरतों की अपनी पहचान बहुत कम होती थी, ठीक है। फलाने की औरत होती थी, लेकिन अपनी कोई पहचान नहीं होती थी। अब पढ़ती लिखती नहीं थी तो कुछ बनती नहीं थी। हालांकि कुछ अलग मामले भी थे। जो अमीर घर की औरतें होती वो घर पे ही रहती थी, लेकिन जो गरीब घर की औरतें होती थी वो घर पे नहीं रहती थी, वो बाहर खेतों में या दूसरी जगह काम करती थी और कमाई में अपने परिवार की मदद किया करती थी, ठीक है। यानी आर्थिक चीज़ों में अपने घर की मदद किया करती थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों औरतें जो है पर्दा किया करती थी, लेकिन जो गरीब औरतें थी उनके लिए ये चीज़ नहीं था, क्योंकि वो बाहर काम करती थी तो इस तरह की चीज़ों का वो पालन नहीं कर पाती थी, ठीक। सती प्रथा, बाल विवाह और एक मर्द की कई बीबियां होनी, यानी बहू जो बीवियां होती थी, मतलब एक से ज़्यादा बीवी, उस समय ये प्रथा जो है, इस तरह की चीज़ें जो है, बुरी आदतें और पुराना रीति रिवाज जो है वो फैला हुआ था समाज के अंदर। औरतों की तरक्की में बहुत ही रुकावट डालते थे ये सारी चीज़ें। हिंदू विधवाओं की हालत तो बहुत ही खराब थी। एकदम सादा जिंदगी जीना होता था, सादा खाना खाना होता था, सादे कपड़े, और लोग दूरी बना के भी रखते थे। मतलब एक तरह से समझिए तो उनकी जिंदगी बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच जाती थी। दहेज जैसी बुरी चीज बंगाल और राजपूताना में बहुत फैली हुई थी, अभी बिहार में भी बहुत फैली हुई है, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं।
कल्चर कैसा था, कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो 18वीं सदी में इंडिया के कल्चर में पुरानी चीज़ें चल रही थी, वही पुरानी चीज़ें, वही पुराना कल्चर अभी भी हमारा चल रहा था। लोकल चीज़ें भी बन रही थी, लेकिन इंडिया के कल्चर की एक बड़ी कमजोरी ये थी कि साइंस अभी तक हमारे तक नहीं पहुंचा था। जो साइंस में डेवलपमेंट हुआ था वो अभी तक हमारे तक नहीं पहुंचा था। यूरोप हमसे इस चीज़ में बहुत आगे निकल चुका था, ठीक है। इंडिया की सोच पुरानी बातों में फंसी हुई थी, वही सारी बातें समाज में इधर की चुगली उधर करना और जादू टोना फलाना ढिकाना, यही सब चलता था, ठीक है। आज भी चलता है गाँव घर में। खैर, समाज में बुरी आदतें, अंधविश्वास भी फैला हुआ था, अभी भी फैला हुआ है, पर कुछ अब बहुत हम लोग जो है वहाँ से निकल चुके हैं। फिर भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर इंडियन राजाओं को वेस्ट यानी कि पश्चिम की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। अब राजा इंटरेस्ट लेके क्या, यहाँ डेवलपमेंट थोड़ी करना है, यहाँ तो लोगों का शोषण करना है, तो ऐसी चीज़ों में नहीं करना। तो अपने जो मतलब की चीज़ थी उस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते थे, जैसे कि अपनी फौज को मजबूत करना, हथियार, नए नए हथियार जो मिल रहे थे उसको लाना, और लड़ने का जो तरीका था उसको सीखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो जमींदार लोग, राजा लोग कर रहे थे। भाषा और साहित्य में कुछ अच्छी चीज़ें हुई, जैसे 18वीं सदी में उर्दू, हिंदी, मलयालम, सिंधी जैसी जो भाषाएं थी उसमें खूब कविताएं फली फूली, ठीक है, लिखी गई कविताएं खूब सुनाई गई उर्दू में, हिंदी में, मलयालम में, सिंधी भाषा में। अलग अलग धर्मों के लोग आपस में प्यार और भाईचारे से रहते थे, जितना आज हम नहीं रहते ना उतना उस समय रहते थे 18वीं सदी में, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात थी उस समय की। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गुलाम। गुलाम होते थे उस समय, ठीक है, और क्या है उनकी स्थिति थी उसको देखेंगे। गुलामी में एक बहुत बड़ी जो है और बुरी सामाजिक बुराई थी उस समय। मोटे तौर पर गुलाम दो तरह के होते थे, एक तो घर के नौकर होते थे और दूसरे खेतों में काम करने वाले होते थे। खेतों वाले गुलामों को तो जमीन के साथ ही नए मालिक को बेच दिया जाता था। यूरोप से जो लोग आए थे उन्होंने भी लिखा है कि इंडिया में गुलामी बहुत फैली हुई थी, लिखा तो है, लेकिन उनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा गुलामी थी भाई, उनकी तो और स्थिति खराब थी। खैर, गरीबी, सूखा, बाढ़ और बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को भी इस गुलामी के दलदल में झोंक देते थे और बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे। राजपूत, खत्रिय और कायस्थ लोग, जो ये लोग अमीर परिवार होते थे, ठीक है, तो इनके घर में काम करने के लिए औरत को गुलाम, मतलब गुलाम औरतों को रखा जाता था, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। खैर, ये तो कोई यूरोपीय लेडी लग रही है, यूरोपियन लग रही है, और ये इस तरह के कामकाज के लिए रखा जाता था औरतों को। खैर, इंडिया में गुलामों की हालत जो थी वो अमेरिका और यूरोप के गुलामों से बेहतर थी, ठीक है। यहाँ गुलामों को अक्सर परिवार के पुराने नौकर की तरह ही देखा जाता था। गुलाम आपस में शादी कर सकते थे, और अच्छी बात ये थी कि जो उस शादी से उत्पन्न बच्चे होते थे वो आज़ाद होते थे। ऐसा नहीं कि गुलाम का बच्चा है तो गुलाम ही होगा हमारा, नहीं, वो आज़ाद होते थे, वो गुलामी नहीं करते थे, पर बाद में जाके गुलाम हो ही जाते थे। खैर, जब यूरोप के लोग इंडिया आए, खासकर पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, तो गुलामी और गुलामों के व्यापार ने एक नया रूप ले लिया। अब यहाँ से वो अपनी चीज़ों के लिए, अपने काम के लिए यहाँ से गुलाम ले जाने लगे, और बहुत अलग अलग द्वीप पे ले गए, अमेरिका तक लेके गए, ठीक है। खैर, आप लोगों ने सुना होगा फिजी द्वीप, वहाँ भी लेके गए, ठीक, इंडिया से गुलामों को। 1752 में तो कलकत्ता में गुलामों को खरीदने और उनका नाम लिखने के लिए कोर्ट ऑफ हाउस भी बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया था? 1752 में। चीज़ें याद रखिएगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप सुन जरूर सकते हैं, ठीक है। ब्रेव एक ऐप है जिस पे आप यूट्यूब को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, चाहे तो आप गूगल प्ले से यानी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कला और इमारतें। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि दिल्ली में जब कला, इमारतों और साहित्य को पूछने वाला कोई नहीं रहा, तो बेसिकली हुआ ये कि जो कलाकार थे वो नए राज्यों की ओर कूच करने लगे, जैसे हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद और जयपुर की तरफ चले गए। आसफ उद्दौला ने 1784 में लखनऊ में एक बड़ा इमामबाड़ा बनाया। मुहर्रम मनाने के लिए इमामबाड़ा बनवाया जाता है, ठीक है, और इसमें कोई भी पिलर नहीं था। ये है बड़ा इमामबाड़ा, ठीक, इसमें कोई पिलर नहीं था। ये इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत ही खास था, जब पिलर, बिना पिलर के इमारत ये अभी तक खड़ी है, ठीक। सवाई जय सिंह जो थे, इनका दौर रहा 1686 से 1743 तक, ठीक है।
जब से इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई। ठीक, तो इंडिया में जयपुर शहर बसाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और यहाँ की इमारतें गुलाबी रंग की हुआ करती थी, इसलिए इस शहर को गुलाबी कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी कहा जाता है आज भी। और 5 खगोलीय वेधशालाएं इन्होंने ही बनवाई थी। जयपुर, नई दिल्ली और बनारस जो है, इसमें बनारस वाली जो वेधशाला है शामिल है। आप कभी आए दिल्ली तो दिल्ली में आप देख सकते हैं ये वेधशाला। अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों के पवित्र स्थान को नया रूप दिया। नीचे के हिस्से में मार्बल लगवाया, ऊपर के हिस्से में तांबे का काम करवाया और सोना का परत जो है चढ़वाया, इसलिए इसको स्वर्ण मंदिर कहा गया। नीचे मार्बल, ऊपर पित्तल से काम करवाया और उस पर सोना का जो है तांबे से काम करवाया और सोने का परत चढ़वाया। ठीक है, खैर उर्दू, हिंदी, बंगाली, असमिया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु और तमिल जैसी लोकल भाषाएं जो है वो इस समय खूब बढ़ी। ठीक, 18वीं सदी में इंडिया में ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, प्रेस लगाया, यहाँ पे छपाई का काम स्टार्ट हुआ, बाइबल को लोकल भाषा में छापना शुरू किया। एक डेनिश मिशनरी थे जिनका नाम था जिगेनबर्ग, ये रहे जिगेनबर्ग ने क्या किया था, तमिल ग्रामर लिखा था और बाइबिल का तमिल में अनुवाद भी किया था। उन्होंने तमिल डिक्शनरी भी बनाई थी। बंगाल में बैप्टिस्ट मिशनरियों ने यानी केरी वार्ड और मार्शमैन ने सेरामपुर में प्रिंटिंग प्रेस लगाई और बाइबिल का बंगाली में अनुवाद छापा था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, किसने क्या किया था। खैर चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट है हमारा टॉपिक, कुछ जरूरी बातें हैं। बेसिकली ये विचार हैं जिन लेखकों ने उस समय उस दौर की चीजें लिखी, अपने विचार भी दिए। ठीक है, मुगल सल्तनत के डिक्लाइनेशन के ऊपर। ठीक है, तो पहला विचार है JN सरकार का, ये है JN सरकार। ठीक, JN सरकार का कहना था कि मुगल सल्तनत इसलिए गिरी क्योंकि इंडिया के समाज में हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ था। फौज और राजनीति में भी भ्रष्टाचार था। देश अपनी रक्षा नहीं कर सका। राजा और उनका परिवार जो है वो पूरी तरह नालायक थे। अमीर लोग बस अपना फायदा देख रहे थे, दूर की सोच ही नहीं रहे थे। भ्रष्टाचार और धोखेबाजी हर सरकारी काम में फैली हुई थी। इसी कमजोरी और गड़बड़ी के बीच हमारा साहित्य, कला और यहाँ तक कि धर्म भी खराब हो गया। इनका ये विचार है इस मामले में। इरफान हबीब, ये भी एक राइटर हैं, ठीक है, हिस्टोरियन हैं। इन्होंने अपना विचार दिया है कि मुगल सल्तनत गिरने के पीछे मेन कारण आर्थिक और सरकारी था, न कि धर्म और देशभक्ति। ठीक है, इनका विचार ये था। नए राजा उठे, उन्होंने भी इन्हीं आर्थिक सरकारी कारणों को ही मुगल सल्तनत के डिक्लाइनेशन का कारण, रीजन माना है। ठीक, लास्ट विचार हम देखेंगे सतीश चंद्रा जी का। सतीश चंद्रा जी भी हिस्टोरियन हैं। ठीक है, इन्होंने भी मेडिएवल हिस्ट्री लिखी है। तो सतीश चंद्रा के हिसाब से मुगल सल्तनत इसलिए टूटी क्योंकि मध्यकालीन इंडिया की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। कमजोर होनी ही थी क्योंकि मुगल सल्तनत का डिक्लाइनेशन हो गया था और हर तरफ राज्य एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो जितना लड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आर्थिक जो है क्षति पहुंचेगी। व्यापार और साइंस में तरक्की हुई नहीं थी। यूरोप में जो हो रहा था वो हमारे यहाँ तो हुआ नहीं था। पैसे की बहुत कमी थी जिससे जागीरदारी सिस्टम खराब हो गया था और अमीर लोग थे वो अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहे थे, जिससे आपस में लड़ाइयाँ हुई और अपने इलाके उन्होंने बना लिए। जैसे मराठाओं के साथ जो झगड़ा था उसको भी मुगल बादशाह ठीक से जो है सुलझा नहीं पाए। अब कुछ राजाओं की अपनी गलतियां भी थी, अब बुरी आदतें भी थी, जिसके कारण मुगल सल्तनत डिक्लाइन हो गया और फिर 150 साल तक इसी तरह चलता रहा। उसके बाद अंग्रेज आए और हम फिर गुलाम हो गए प्लासी के युद्ध के बाद, 1857 के बाद। ठीक है, खैर तो ये डिस्कशन था हमारा और इसी के साथ ये चौथा चैप्टर जो है वो खत्म होता है स्पेक्ट्रम का, मॉडर्न हिस्ट्री का। हम 5वां चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेज अपने आप को मजबूत स्थिति में लेके आते हैं और कैसे फिर अपना आधिपत्य जमाते हैं भारत के ऊपर। ठीक है, चलिए डिस्कशन अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।